चलेंगे। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रखा है। तो जैसा कि उनका क्वेश्चन था जहाँ पे उनको मुश्किल आ रही थी, वो बेसिकली सीएसएस बॉक्स मॉडल में थी। यानी उन्हें मार्जिन पैडिंग वगैरह में आ रही थी, और कुछ वो इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में पूछ रहे थे। इनको समझेंगे और साथ साथ कोड भी करेंगे। कोड को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और सीएसएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको पैडिंग और मार्जिन का नहीं समझ आ रही, तो इसका मतलब आप अच्छे से डिजाइन भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो कंटेंट है, यानी यहाँ पर जो चीज हम लिखते हैं, हमें पता है हम डिव बना रहे होते हैं, पैराग्राफ हो रहे होते हैं, लिस्ट बना रहे होते हैं। तो एचटीएमएल में जो भी आप काम कर रहे हैं ना, तो उसको हम कहेंगे। अब वो हमें शो हो जाता है एक वेब पेज के ऊपर। अभी हम करके देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा आपको कि हमने अभी कोड के अंदर समझना क्या है, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके इर्द गिर्द होती है थोड़ी सी स्पेस, उसको हम पैडिंग कह देते हैं। और फिर हम अगर उनका एक बॉर्डर लगा दें, बॉर्डर लगाने से हमें समझ आ जाएगी पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। तो जो पैडिंग होती है, वो उसके इनसाइड, यानी जो हमने पैराग्राफ बनाया है उसके बिल्कुल साथ साथ जो चीज है ना, उसकी जो स्पेस है उसको हम पैडिंग कहेंगे। और जो उसके बाहर होगी, यानी बॉर्डर के बाहर होगी, उसको हम मार्जिन कहेंगे। मैं ये लेके चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई अभी मैंने जो कहा, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको बताया अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया है, वो सबलाइन पे कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं होता, सेम ही चीज़ है। कोड समझना है, कंसेप्ट समझना है दोनों ही कोड एडिटर, इसमें ज़रा आसानी से काम हो जाता है। तो ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। ये विंडो 10 पे चलेगा, 11 पे चलेगा, 7 पे नहीं चलेगा, ठीक हो गया। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हम कोई फोल्डर ओपन करते हैं, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो उसी फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं भी आपको आवाज का कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई दूसरा मसला हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यस यहाँ मैम। यहाँ पे मैंने एक, यस मैम। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपको पता है ओपन फोल्डर से एक फोल्डर ओपन किया है जिसका नाम वेब कोर्स है। अगर मैं आपको दिखा दूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो बेसिकली इसी फोल्डर को मैंने ओपन किया। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से फोल्डर बना लें और विजुअल स्टूडियो कोड में उसको ओपन कर लें। अब मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, तो इस आइकन से मैं एक नई फाइल बनाने वाली हूँ। तो फाइल का क्या नाम रखना चाहिए वैसे, क्या रखे ना? कुछ नहीं, चलेंगे खुद से ही रख लेते हैं। लेक्चर 1 रख लेते हैं भाई, एचटीएमएल का। हालांकि ये लेक्चर 1 है नहीं, चलो। ओके, अभी मैंने एक फाइल बनाई है एचटीएमएल की। हमें पता है एचटीएमएल में क्या होता है, हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो HTML की फाइल बनानी है, इसके अंदर जो हम लिखने वाले हैं, इसको जरा समझना जरूरी है। इस चीज को अगर आप समझ गए, तो आपके लिए सारे के सारा कंसेप्ट इजी हो जाएगा। ये जो चीज है, ये आपको पता है HTML के अंदर सारी की सारी होती है, और बॉडी के अंदर हम HTML अपना जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है साइट का, वो कर रहे होते हैं। एक और अगर मैं यहाँ पे डिव ले लूँ, ठीक हो गया, और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लेना चाह रही हूँ। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ भी लेंगे इसके अंदर। लेकिन उससे पहले मुझे जरा बताइएगा उमर, जरा मुझे लाजमी इसके बारे में बताएं कि आपको पता है कि आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है एचटीएमएल वगैरह में। यार आप क्लास में ही हैं कि सो गए हैं? यस मैम। कोडिंग का मैंने थोड़ा प्रोग्रामिंग का कोर्स करा है, इसलिए मैंने ये हेडर फाइल का कुछ मैंने सीखा था कि हेडर फाइल क्या होती है। और ये एचटीएमएल का मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि एचटीएमएल में कैसे काम करना है। वैसे कोडिंग मैंने प्रोग्रामिंग का एक अलग से मैंने किया था मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ ना, मुझे पता चल जाए कि आप प्रोग्रामिंग
आवाज चलो मैंने क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि आपने HTML नहीं की पहले, ऐसे ही है ना? ये इसके लिए हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिकली HTML क्या है कि बस एक हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है साइट का, CSS से हमने उसको डिजाइन करना होता है। अब जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें CSS में कोई इशू आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके बारे में समझाना चाह रही थी। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैंने एक डिव बना दिया, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक पैराग्राफ ले रही हूँ। पैराग्राफ के अंदर होती है शॉर्टकट की लोरम, इसके बाद मैं अगर जितने वर्ड लिख दूं उतने वर्ड का एक रैंडम सा पैराग्राफ आ जाएगा। यानी इस पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीखने के लिए हमने एक पैराग्राफ बना लिया। अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूँ, और रन करने के बाद आपको इसकी अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। जरा स्लो चल रहा है क्योंकि साथ जूम चल रही है। चलो, यहाँ से इसे मैं ओपन कर लेती हूँ ब्राउजर के अंदर। चले जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि सेम वही पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना? नजर आ रहा है ना आपको? यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ, यस ये मैम। पैराग्राफ लिखा आ गया। कौन सा पैराग्राफ? जो कि यहाँ पे मैंने कोड के अंदर लिखा है। स्क्रीन को नीचे ले जाते हैं क्योंकि ऊपर हमें काम करना है। चलेंगे, तो यहाँ पर जो मैंने एक पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ रैंडम सा टेक्स्ट लिखा था, वो टेक्स्ट साइड के ऊपर शो हो गया। अब हम करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट को जरा स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसको स्टाइल करने के। एक तो यह है कि मैं डायरेक्ट इस पैराग्राफ के अंदर स्टाइल कर दूं, या ये जो पैराग्राफ जिस डिव के अंदर है उसको स्टाइल कर दूं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं डिव को स्टाइल कर, तो यहाँ पे स्टाइल लिख दिया। फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रख सकती हूँ। फर्ज कर ले मैंने रेड रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जाके देख लेते हैं, तो देखें कि जो हमारा पैराग्राफ था उसका कलर रेड हो चुका है। तो पैराग्राफ का नहीं कलर रेड हुआ, बल्कि हमारे पास जो डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। तो अभी के लिए जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है बॉडी के अंदर, एक जो हमारे पास टैग है डिव नाम का, उसके साथ मैंने स्टाइल को अप्लाई कर दिया है। इस स्टाइल को कहते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है, या फिर इनलाइन CSS। यानी टैग के साथ जो हम CSS अप्लाई कर रहे हैं या स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं उसको इनलाइन CSS कहते हैं। तो इसको साथ साथ आपने नोट कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटी छोटी। ठीक हो गया। अगर यही स्टाइल मैं पैराग्राफ के साथ कर दूं, तो यहाँ पे जरा कट कर लेते हैं। चलें जी, दोबारा से अब हम देखते हैं। तो देखिए कि अभी भी वही बैकग्राउंड कलर, क्योंकि पैराग्राफ भी वही था और जो पैराग्राफ है वो डिव के अंदर ही था, इसलिए इनका बैकग्राउंड कलर सेम ही है। समझाना मैं ये चाह रही हूँ कि जब किसी टैग के साथ यानी बॉडी के अंदर ही हम स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, CSS अप्लाई कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मैंने ये स्टाइल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ स्टाइल। ये एक तरह का आपको टैग नजर आ रहा है, तो कहाँ पे मैंने लिखा? हेड के अंदर। यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी आईडी या फिर क्लास की। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि आईडी, डी की आईडी मैंने रख दी ABC, रैंडम से कोई भी नाम रखना है, तो यहाँ पर मैंने उसकी आईडी रख दी। अब इस स्टाइल के अंदर मैं चाह रही हूँ कि मैं जो भी लिखूं, जो बैकग्राउंड रखूं, मार्जिन रखूं, पैडिंग रखूं, अभी हम मार्जिन पैडिंग पे जाएंगे, वो किसके लिए रखूं? इस डिव के लिए रखूं। तो इस डिव को यहाँ पर बताने के लिए कि मैं इस डिव पे ये स्टाइल अप्लाई करना चाह रही हूँ, मैं इसकी आईडी का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे हम आईडी के लिए हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, ABC करेंगे। और अब मैं इसकी आईडी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टाइल के अंदर ये जिसकी भी आईडी है ना, बॉडी के अंदर जिस टैग की ये आईडी है, उसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई होना चाहिए, जो अभी मैं इसके अंदर लिखने वाली हूँ। मैं क्या लिखने वाली हूँ? मैं यहाँ पर उसका बीजी कलर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम उसका बीजी कलर कर देते हैं रेड। तो यहाँ पर जैसे मैंने रेड किया, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि वो स्टाइल फिर से वही अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से फर्स्ट करूँ, कमट कर दूं, तो ये अब कमट हो गया, तो इसका मतलब अब ये अप्लाई नहीं होगा।
अब ये सिर्फ हम हमारे लिए है कि हम इसे देख सकें, या फिर जो कोडर होते हैं उसके लिए आसानी पैदा कर सकता है, या फिर कोई लाइन हो सकती है समझाने के लिए। तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि कमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कि अब वो बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया, तो हमें कमेंट नहीं चाहिए, तो हम इसे दोबारा से अनकमेंट कर देते हैं। तो ये चीज थी। अब जो हमने, आप देखें कि बॉडी के अंदर नहीं लगाना, बल्कि हेड के अंदर स्टाइल टैग बनाया और उसके अंदर सीएसएस को अप्लाई किया है। तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारी क्या है जी, इंटरनल सीएसएस। जो टैग के अंदर थी वो इनलाइन सीएसएस थी, जो टैग से जरा बाहर निकली लेकिन है उसी फाइल के अंदर, एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही स्टाइल टैग के साथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल सीएसएस। अब एक और तरीका होता है सीएसएस को अप्लाई करने का, कि हम क्या बना दें, एक अलग से फाइल बना दें सीएसएस की। इसका भी नाम है लेक्चर 1 रख देते, .css। तो हमने एक सीएसएस की फाइल बना दी। अब फर्ज करें कि यहाँ पर जो चीज है, यानी ये वाला जो स्टाइल है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसको जरा मैं कट कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी रहे, टाइम बच जाए हमारा। तो इसको मैंने बिल्कुल कट कर दिया। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, गौर करिएगा कि कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सीएसएस जो फाइल बनाई है इसी के अंदर हम सारे का सारा स्टाइल करें अपना। तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पर भी मुझे सेम वही काम करना पड़ेगा कि जो हमारी आईडी है div की, वो लिखेंगे और उसके अंदर हम स्टाइल करेंगे। सेम वही चीज होगी जो कि हमने स्टाइल वाले टैग के अंदर की थी, लेकिन अब हम अलग फाइल के अंदर कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब स्टाइल अप्लाई होगा कि नहीं? क्या लगता है आपको? बताएं, रैंडम ही बता दें कि आपको क्या लगता है कि स्टाइल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। हम्म, होगा। होगा, आपको लगता है होगा? चलें, उमैर साहब हम्म, तो बस सिर्फ सुनते हैं ना, दरमियान में कुछ भी बता नहीं रहे। इनकी इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक दिन पहले भी लेक्चर ले रहे थे तो ये गायब हो गए रास्ते में, क्योंकि इनका मेरे ख्याल में इंटरनेट स्लो है हमारी तरह ही। चले, कोई बात नहीं। जी। आपको लगता है कि ये इस पे अप्लाई होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अप्लाई होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अप्लाई नहीं हुआ। देखिए, मैं मेरा तुक्का सही निकला है। अब इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। वजह बड़ी सिंपल है। हमने स्टाइल तो लिख दिया सेम, हमने यहाँ पे आईडी से मेंशन भी कर दिया कि इस एचटीएमएल के अंदर ये वाली आईडी है, उसका स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने कोई लिंक नहीं दिया, इनको आपस में लिंक नहीं किया। ये अलग फाइल है, चाहे एक फोल्डर के अंदर है, और ये अलग फाइल है, ये आपस में लिंक नहीं कर रही। इस HTML का इसके साथ अभी कोई लिंक नहीं बन रहा। तो लिंक कैसे होता है कि हमेशा हेड फाइल के अंदर हमने लिंक देना होता है, जब हमने अलग से एक फाइल के अंदर CSS को अप्लाई करना है। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने लिंक लिखा, और मैं लिख दूँ कि लेक्चर 1 की जो CSS है उसका यहाँ पर लिंक दे रहे हैं, कि इस फाइल के अंदर जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है उसको भी यहाँ पे लिंक किया जाएगा इस HTML के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं कि अप्लाई हुआ कि नहीं। अब देखें कि अप्लाई हो चुका है, क्योंकि अब उनका आपस में राब्ता है कि क्या करना है। हमने इस HTML के साथ या इस टैग के साथ यहाँ पर जो भी डिजाइन बना दिया गया है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो अलग फाइल के अंदर हमने CSS को अप्लाई किया है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो हमने अभी तक जो चीज कवर कर ली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि जब बॉडी के अंदर टैग के साथ स्टाइल अप्लाई होता है तो इनलाइन होता है। जब हेड के अंदर स्टाइल टैग के थ्रू स्टाइल को अप्लाई किया जाता है तो उसको हम इंटरनल CSS कहते हैं। और जब सेम वही स्टाइल आप कह सकते हैं कि अलग फाइल के अंदर जाके अप्लाई किया जाता है HTML के ऊपर, तो फिर हम उसको एक्सटर्नल CSS कहते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि अब हम अपने एक बड़े टॉपिक की तरफ जा सके, जो कि CSS का बॉक्स मॉडल होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चले फिर आगे बढ़े। पे हम यस। चलें, ठीक हो गया। अब जो चीज मैंने शुरू में आपको बताई थी, अब उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं जी। तो सबसे पहले ये देखें कि ये चीज जो है यहाँ पर है क्या। जो अभी मैंने एक कोड लिखा है, इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि ये कंटेंट ही तो है, ये जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा है ये क्या है, कंटेंट।
तो यहाँ पर हमारी एक चीज क्लियर है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो आपको बैकग्राउंड के साथ नजर आ रहा होगा, इधर भी स्पेस है और इस साइड पे भी स्पेस है। इसी तरह जो हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर नीचे भी स्पेस होगी जब हम इसका बॉर्डर दे रहे होंगे। तो इसको मजीद थोड़ा सा स्टाइल करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो स्टाइल कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इस CSS को मैं अभी के लिए रिमूव कर रही हूँ ताकि हम ये वाली CSS को ही अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर हम एक स्टाइल के थ्रू कर लेते हैं। और यहाँ पर वही CSS, चलें जी, बैकग्राउंड रेड कर दिया है। मैं चाह रही हूँ कि इसकी हाइट भी चेंज कर दूँ इस टिप की थोड़ी सी। तो हम इसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। और इसी तरह मैं इसकी विड्थ भी चेंज कर देती हूँ। आपको बैकग्राउंड से कोई आवाज वगैरह तो नहीं आ रही मेरे बैकग्राउंड से? नो मैम। नहीं। दरअसल हमारी गली में आज ना आपका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही लोग बात किए जा रहे हैं, पता नहीं अभी तक आ रहे हैं। सर्दी में भी बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो वैसे जूम में होता तो नहीं है कि इतनी दूर की आवाज आए, इसलिए मैंने पूछ लिया, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है। चलें जी, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, हाइट दे दी, विड्थ दे दी। किसको दी है? मैंने डिव को दी है। जो हमने एक डिव बनाई हुई है उसको हाइट भी दे दी है, विड्थ भी दे दी है। अब इसका असर क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया, ये है हमारी विड्थ, ये डिव है हमारा इतना। और इसके अंदर जो पैराग्राफ लिखा है वो ये वाली चीज है जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो जो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया वो हमने किसका किया जी? डिव का किया है, इसलिए आपको बैकग्राउंड कलर रेड नजर आ रहा है। और अब हमने इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर दिया है। तो जितनी हमने फिक्स किया है उतनी इसने हाइट और विड्थ पेज के ऊपर ले लिया है। अब यहाँ पर पैडिंग और मार्जिन को अगर आपने समझना है तो हम पहले इसका बॉर्डर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर दे देती हूँ। तो बॉर्डर में फर्स्ट करेंगे यहाँ पर 8 पिक्सल कर लेते हैं, जरा मोटा नजर आना चाहिए। सॉलिड ब्लैक, रेड पे ब्लैक सही नजर आएगा। ओके जी, तो यहाँ पर आपको इसका बॉर्डर भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो बॉर्डर के इनसाइड जो स्पेस होगी कंटेंट की, वो हमारी पैडिंग होती है। जो इसके आउटसाइड स्पेस होती है पेज की तरफ, ये आपको इधर से वाइड नजर आ रहा है, इधर से वाइड नजर आ रहा है, ये होता है मार्जिन। कैसे समझ आएगी? यहाँ पर एक तरीकाकार होता है, जब हम CSS में लिख रहे होते हैं तो हम यूनिवर्सल क्या कर देते हैं, मार्जिन भी 0 कर देते हैं और पैडिंग भी 0 कर देते हैं पूरे पेज की, ताकि जो भी हमने बाद में देनी है, जितनी भी मार्जिन पैडिंग देनी है वो हम खुद से दें। क्योंकि ये अपने आप से भी थोड़ी बहुत मार्जिन पैडिंग दे देते हैं जब हम ब्राउजर पे से रन कर देते हैं। अब आप देखें तो ये मेरा पेज कुछ इतना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आल बुक मार्क नजर आ रहा होगा। तो मेरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो देखिए कि बिल्कुल चिपक सी गई है ये डिव। पहले इधर स्पेस थी, अब वो भी स्पेस खत्म होगी, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी मार्जिन है, पैडिंग है ओवरऑल पेज का, वो 0 कर दिया जाए। अब जो भी हम डिव बनाएंगे, जो भी हम HTML में टैग का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो अपने से कोई भी मार्जिन या फिर पैडिंग नहीं ले रहा होगा, वो 0 मार्जिन पैडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल साथ ऊपर जुड़ गया है, यहाँ से भी साथ को जुड़ गया है। अब फर्ज करें कि यहाँ पर जो मैंने div बनाई है ID के साथ, इसको मैं मार्जिन पैडिंग खुद से देना चाह रही हूँ। यूनिवर्सल क्या कर दी, ओवरऑल मैंने 0 कर दी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसकी जो मार्जिन है वो तकरीबन कर दें 20, या कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा कर दूं क्योंकि आपको डिफरेंस नजर आना चाहिए। 30 पिक्सल करते हैं। अब देखिए हमारा डिव मूव कर गया, यहाँ से खिसक सा गया है। कितने परसेंट? 30 पिक्सल, ऊपर से भी इधर से भी, क्योंकि मैंने मार्जिन दिया है चारों तरफ से। मैंने सिर्फ कहा है मार्जिन, तो इसका मतलब ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ से 30 पिक्सल मिल रहा है। और यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे, इस पे फर्क नहीं पड़ रहा, बॉर्डर के बाहर वाली साइड पे फर्क पड़ा है। और इस इमेज में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जब बॉर्डर होता है एक कंटेंट का, उसके जो बाहर वाली साइड पे जो स्पेस होती है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, मार्जिन। अब हमने ये देखना होता है जब हमने स्टाइल करना है, अपनी साइट को डिजाइन करना है, कि हमने हमारा जो डिव है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, चाहे वो लिस्ट है, टेबल है, कुछ पिक्स हैं, उसको हम कितना स्पेस देना चाह रहे हैं, लेफ्ट से, राइट से या चारों तरफ से।
उतने पिक्सल या उतने परसेंट हम क्या कर देंगे, उसका मार्जिन सेट कर देंगे। अब जो इस बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे हम स्पेस देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये वाली चीज बिल्कुल साथ चिपकी हुई है, ये साथ ना चिपके, बल्कि इसके अंदर स्पेस हो, तो फिर हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, किसको टारगेट करेंगे। तो हमें समझ होनी चाहिए कि बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे देना है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पैडिंग देना पड़ेगी। ठीक हो गया। अब 10 मिनट तकरीबन रह गए, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगी जूम मीटिंग, क्योंकि इस पे टाइम होता है, उतनी देर ही लेक्चर दे सकते हैं। चलें जी, अब हम इसे कवर कर लेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अब मैंने अभी आपको पैडिंग के बारे में थोड़ा सा समझाया कि जब हमने उसके अंदर बॉर्डर के अंदर स्पेस देनी है, तो वहां पर हम क्या कर रहे होते, पैडिंग का इस्तेमाल कर रहे होते। तो फर्ज करें यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर देती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो ये वाला डिव है, जिसकी आईडी ये है, उसको पैडिंग दो, यानी उसके बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे स्पेस कर दो 20 पिक्सल की। तो अभी हम इसको देखते हैं, तो आप देखें कि ये वाला जो टेक्स्ट है, इसका जो डिव का बॉर्डर था, इसके अंदर वाली स्पेस बढ़ी, क्यों, क्योंकि मैंने पैडिंग दी है। अब फर्ज करें कि मैं पैडिंग चारों तरफ नहीं देना चाह रही, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से आए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पैडिंग जो लेफ्ट की है वो 20 पिक्सल हो। अब आपने जरा गौर करना है, तो देखें कि लेफ्ट से तो पैडिंग मिल रही है, लेकिन ऊपर से नहीं मिल रही, टॉप से नहीं मिल रही। इसका मतलब जब हम सिर्फ पैडिंग लिखते हैं तो वो चारों तरफ से मिलती है। जब हमने सिर्फ एक साइड से ही पैडिंग देनी हो, यानी बॉर्डर के अंदर वाली स्पेस देनी हो, तो फिर हम मेंशन करेंगे कि वो लेफ्ट से होनी चाहिए, राइट से होनी चाहिए। और अगर हमने ओवरऑल देनी है, तो सिर्फ हम क्या लिख देंगे, पैडिंग लिख देंगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे ही मैंने एक टॉपिक समझा दिया, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके रिलेटेड जाएं और प्रैक्टिस करें। कि जैसे कि आपने कहा कि असाइनमेंट होनी चाहिए, तो मैं तो आपको सिर्फ कोई ना कोई टॉपिक समझा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको HTML CSS नहीं करवाई। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये वाला टॉपिक समझा दें, तो मैं ये लेकर चल रही हूँ कि इससे पहले जितना भी बेसिक है वो उन्हें आता है। तो ये टॉपिक होते हैं किसी लेक्चर जो होते हैं किसी एक टॉपिक पे होते हैं, उससे पिछली जो उसकी बेस होती है वो मैंने आपको कवर नहीं करवाई होती, यानी रेगुलर क्लास तो नहीं ना हो रही होती इसकी। तो इसके रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी होती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक साइट ओपन की थी उनके लिए, W3 स्कूल। यानी अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है एक एक चीज को। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आप खुद से लर्न कर सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, तो आप इधर से भी अच्छे से समझ सकते हैं। HTML को कवर करें, फिर CSS को करें, जावास्क्रिप्ट को करें, इसके बाद अपना प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, छोटी मोटी साइट्स बनाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आपको खुद फील होगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लर्न करते रहे तो आपको समझ आती रहेगी। तो आज के लेक्चर की आपको कितनी समझ आई है कि कितनी नहीं आई? मैम, ये जो बॉर्डर डिजाइन करना, ये जो होते हैं, ये हम तो ये MS वर्ड में भी कर सकते हैं ना, ये मतलब बैकग्राउंड डिजाइन करना, कलर पे लिखना, और सारे काम जो हमने किया है, हम तो हम्म, MS वर्ड में फ्रंट फ्रंट पेज में भी जो ये, बना सकते हैं। तो हम इस तरह कोडिंग करके ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अगर वेबसाइट जब हम डेवलप करते हैं, तो फ्रंट पेज भी बन जाती है, और वेबसाइट से बनाने से मतलब और भी कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। जी तो हम ये बिल्कुल। इससे कोडिंग करके वो बॉर्डर भी डिजाइन करते हैं। देखें ना, कोडिंग से एफिशिएंट बनती है, अच्छी बनती है। आप जितनी ज्यादा आपका बेहतर और अच्छा कोड होगा, आपकी साइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो कोडर वो रख रहे होते हैं या जो प्रोग्रामर होते हैं, उनका काम यही तो होता है कि वो ज्यादा बेहतर लॉजिक बना सके, ज्यादा अच्छा कोड बना सके, जो कि एफिशिएंट हो, छोटा कोड हो और अच्छे से काम कर रहा हो। अब जो मैंने ये सारा काम किया है ना, यहाँ पर देखिएगा ये वाली चीज, अगर मैं ये सेम किसी को कहूँ कि बस सिर्फ इतना बना के दें, और मैं 10 बंदों को कह दूं, तो हर एक का कोड अलग अलग होगा। तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी होगी, जो सबसे बेहतर कोड होगा, उसी की वजह से हो रही होगी। जो टूल्स होते हैं उनसे भी काम हो जाता है, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनसे जो कोड है, जो कोड लिख दिया जाता है, उससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं होती। इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग का।
क्लियर हो गया? क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर यस नहीं थी मैम। आ रही। मैम तो मैम मैम ये तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं ये पूछना चाहता कि जो वेबसाइट में तो वो भी कुछ टूल होते हैं, जैसे मतलब कि बटन होते हैं कि मतलब कि पुरानी हम्म। चीजों को सिलेक्ट हाँ करने के जी, लिए जो काम होते हैं, बटन हाँ जी, हाँ काम जी, होते हैं। या कोई फिलिंग ब्लैंक होती है, हमें कुछ कोई रोल, फॉर एग्जाम्पल हमें रोल नंबर लिखना है, वो फिलिंग ब्लैंक हाँ होती जी, है, तो हाँ जी, हाँ हम जी। अपना रिजल्ट चेक करते हैं। तो वो ये बात चीज होती है, तो इससे वो तो डिजाइन नहीं हो पाएंगी ना, या हो पाएंगी? होती है, क्यों नहीं होती, सब कुछ होता ये है कोडिंग दरअसल। में डिजाइन कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये लेक्चर फर्स्ट मैंने आपको बेसिक से नहीं दिया बिल्कुल भी। मैंने आपको पहले कहा है कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने बताया था कि उन्हें मार्जिन पैडिंग में मसला आ रहा है। मैंने क्वेश्चन किया था उन्हें कितने परसेंट ये चीज आती है HTML CSS। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें जो मसला आ रहा है वो मार्जिन पैडिंग में आ रहा है। इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर करवाया। अदरवाइज HTML आपको सारी आनी चाहिए यहाँ तक पहुंचने से पहले। मैं ये लेकर चल रही थी कि HTML आपको आती है कि फॉर्म्स क्या होते हैं, बटन्स क्या होते हैं, उन सब का भी काम होता है। ठीक हो गया? यहाँ पर जो मैंने आपको साइट बताई है, इसके अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने सब बताया कि आप किस तरह से HTML के अंदर जाएं, पैराग्राफ बना सकते हैं उनको। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा बटन वगैरह सारी चीजें आती हैं, नेविगेशन, div, हर चीज यहाँ पर एडवांस HTML तक है। यानी अगर आप ये सारे का सारा कर लेते हैं तो आप HTML को अच्छे से मास्टर कर जाएंगे। आपको जितने भी HTML के कोर्स मिलेंगे उसमें यही चीजें, यही कंटेंट जो होता है वो इंक्लूड होता है। और इसी की आपको स्लाइड्स वगैरह मिल रही होती है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो इमेजेस भी लगती हैं, लिंक भी लगता है, लिस्ट भी बनती है, टेबल भी बनते हैं, नाम के लिए स्लाइड्स, आपको जो आप डैश कह रहे हैं वो भी बनती है, हर चीज बनती है। लेकिन ये एडवांस वाला थोड़ा टॉपिक था, HTML के बाद वाला। बल्कि CSS के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि CSS बॉक्स मॉडल था। सबसे ज्यादा यहीं पर स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन हो रही होती है। तो इसलिए मैंने ये लेक्चर लेकर चल रही हूँ। क्योंकि ये टॉपिक था कि जिस लेक्चर था कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है वो मैं आपको समझा दूंगी। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। ठीक हो गया? गुड होगी मैम। हाँ जी, क्योंकि ये अब ना वो भी खत्म होने वाली है, टाइमिंग खत्म होने वाली है 2 मिनट के अंदर अंदर। और किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर में ये ऑफ हो जाएगा। चलें जी, कोई बात नहीं, मुझे वाकई में सही से फील हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ। चलें जी, कोई बात नहीं। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप वगैरह में पूछ लीजिएगा। और ग्रुप में जो भी आपके पास होता है एजुकेशन रिलेटेड उसे अपलोड कर दीजिए, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। तो इंशाल्लाह फिर कभी लेक्चर होगा। और मैंने कोशिश किया कि आपको लेक्चर की समझ आ जाए, लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो खुद इसे ज्वाइन नहीं कर सके, मे भी किसी वजह से ना कर सके हों। लेकिन अगर वो ज्वाइन करते तो वो आपको समझा देते कि ये थोड़ा सा एडवांस सा टॉपिक है जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। चलेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा आगे। और वीडियो रिकॉर्ड हो गया जी। तो मैं अपलोड कर दूंगी, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलें जी, फिर मैं ऑफ कर दूं इसे। जी। यस मैम। चलें जी, ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम।